नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानव और पशुओं के बीच के संबंध, प्रेम और संघर्ष दोनों कहानियों को बयां करते हैं। मानव के लिए पशु पारिस्थितिक संतुलन के लिहाज से या जैव विविधता के संरक्षण के लिहाज से या मानव स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसलिए वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिनियम या कानूनों के मार्फत इनके संरक्षण की कोशिश की गई, प्रयास किया गया। भारत में भी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनके संरक्षण के लिए प्रयास हुआ, जो कि इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हाल ही में एक राज्य में इनके बीच के संघर्ष अर्थात मानवों और पशुओं के बीच के संघर्ष की बढ़ती घटना के कारण उस राज्य के लोगों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए मांग की जा रही है। तो आज के इस संदर्भ में हम इसी बात को देखेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है, आखिर कौन सी वो घटनाएं हैं जो इस परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही हैं, और क्या है वो संकट। इस पूरे परिदृश्य को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस सफर को। क्यों चाहता है केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन, इसी शीर्षक के अंतर्गत हम समझेंगे। सबसे पहले खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको देखेंगे, क्या है वो संकट इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या मांग है वहां के केरल के लोगों के द्वारा, वो मांग को हम देखेंगे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझते हुए अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़ सके आप। बात खबर की करेंगे तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। खबर क्या है, व्हाई डज केरला वांट द सेंटर टू अमेंडेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि केरल में मानव और पशुओं के बीच के संघर्षों की बढ़ती घटना से कई ऐसे जानवर हैं, विशेष रूप से आप देखेंगे तो उसमें जंगली सुअर जो वहां की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, हाथियों का वहां पर काफी आतंक है। तो इसके लिहाज से मानव जीवन काफी प्रभावित हुआ। हाल ही में वहां के एक गांव में घटना घटित हुई जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। अब ऐसी दशा में वहां की विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जंगली जीव वन्य जीव जंतु हैं, जिसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संरक्षण प्रदान करता है अधिनियम उनको। तो वहां के लोगों ने उन धाराओं में परिवर्तन की मांग की है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर इस समस्या से निदान पाया जा सके, निपटा जा सके, इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इसी लिहाज से सर्वसम्मति से प्रस्तुत ये प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कुछ धाराओं में परिवर्तन किया जाए। इस वजह से ये पूरा मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें बात क्या है, संकट क्या है, उसको समझते हैं। तो केरल में आप ये देख रहे हैं, एक हाथी का चित्र है। वायनाड एक जगह है केरल में, ये देखिए केरल ये प्रांत है और इसमें ये जिला वायनाड है। यहां पर एक घटना घटित होती है। घटना घटित ये होती है कि एक हाथी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हाथी मान लीजिए प्रवेश की वहां के किसी ग्राम में, और वहां पर एक व्यक्ति की कुचल कर इस हाथी द्वारा कुचलने के कारण मृत्यु हो गई। साथ ही साथ वहां के संसाधनों को इसने काफी नुकसान पहुंचाया। और ऐसी घटनाएं वहां होती रहती हैं जिससे कि वहां की फसलें, वहां के संसाधन, वहां का मानव जीवन प्रभावित होता है। तो ऐसी दशा में वहां के जीवन के प्रभावित होने से, कृषि क्षेत्र के प्रभावित होने से मानव और पशु के बीच में लगातार जो संघर्ष है उसमें वृद्धि की घटना देखी जा रही है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर यह डिमांड वहां के विधानसभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करके किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा में परिवर्तन करने के लिए। आप देख रहे हैं कि इसके गले में एक पट्टा लगा है। तो एक रेडियो कॉलर हाथी था। रेडियो कॉलर बेसिकली उसमें इसके गले में जो पट्टा लगाया जाता है उसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा होता है जो जीपीएस सिस्टम पर अटैच होता है, और ये जहां भी जाएगा इसकी लोकेशन ट्रेस करेगा, इसके व्यवहार को कैसा है उस पर अध्ययन किया जाएगा, और इसके संबंध में इस रेडियो कॉलर के माध्यम से इसकी गतिविधियों को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। तो इसी रेडियो कॉलर हाथी ने, जिसको कि जो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत सुरक्षित भी है, इसके द्वारा यह गतिविधि की गई है। तो इसलिए कुछ धाराओं में परिवर्तन की मांग की जा रही है। अब देखिए कुछ आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कैसे इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 2022-23 की अगर बात करें तो 8,873 जंगली जानवरों के कुल हमले हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े कम दर्ज हुए हैं, हो सकता है कि कुछ अन्य क्षेत्रीय जगहों पर ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं जो इसमें दर्ज न हो। जंगली हाथियों के द्वारा इसमें से 4,193 जो है हमले देखे गए, और जंगली सुअरों द्वारा 1,524 हमले देखे गए।
बाघों के द्वारा 193 हमले, तेंदुओं द्वारा 244 और बाइसन द्वारा 32। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इसमें 98 मौतें कुल हुई और इसमें से 27 मौतें जो हैं वो हाथियों के हमले के कारण होती है। और 2017 से लेकर 2023 तक जो फसल है उसको लेकर 20,957 घटनाएं हुई। इसमें विशेष रूप से आप देखेंगे 1559 घरेलू जानवर भी मारे गए इसमें, और मुख्य रूप से जो मवेशी थे। और विशेष रूप से जब फसल की बात होती है तो फसलों के लिहाज से जो सबसे हानिकारक जीव है वहां पर सबसे ज्यादा जिसका आतंक है वो है जंगली सुअर। और आप देखेंगे कि ये कृषि भूमि में जो सबसे ज्यादा हानि है केरल में वो जंगली सुअर से होती है। इसीलिए इस बात से, इस आतंक से प्रभावित होकर केरल सरकार ने 2022 में एक कदम भी उठाया। वहां की सरकार ने जो स्थानीय स्वशासी निकाय थे, जो लोकल बॉडी थी, उसको एक अधिकार दिया कि अगर ये जंगली सुअरों के संदर्भ में ही विशेष रूप से अधिकार प्रदान किया गया। उसमें यह कहा गया कि अगर ये इस प्रकार के जंगली सुअर आपके कृषि क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या ऐसी जगह प्रवेश करते हैं जहां मानव बस्तियां हैं, तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा कि जो वन अधिकारियों को सूचना दी जाएगी और साथ ही कुछ लाइसेंस धारक, ऐसे शूटर, ऐसे निशानेबाजों को तैनात करने का अधिकार दिया गया लोगों को, जिससे कि उनको तैनात करके अपॉइंट करके वो अपने फसलों की, अपने मानव बस्तियों की रक्षा कर सके इन जंगली सुअरों से। अब लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसमें एक कंडीशन और थी कि सुअर के शव को मारने के बाद मौके पर ही दफना देना था। यह भी ठीक था, लेकिन मारे जाने के बाद जो वन अधिकारियों को सूचना दी जाती थी तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती थी। इसके माध्यम से उसमें तमाम दस्तावेजीकरण होता था। तो इसके वजह से क्या था, पहले तो जो लाइसेंस धारक निशानेबाज हैं उनकी संख्या कम थी, तो उनको जुटाना ही मुश्किल था। दूसरी बात यह थी कि मरने के बाद जो ये लंबी प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता था, तो इसमें आम व्यक्ति बहुत उलझा हुआ महसूस करता था। इसलिए ये प्रक्रिया, एक कदम तो उठाया गया स्थानीय स्तर पर निपटने के लिए, लेकिन बहुत कारगर साबित नहीं हो पाई। अब आगे अगर देखें तो क्या है वहां के लोगों की मांग या उनकी डिमांड क्या है, तो उनकी मांग को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उनकी दो मांगे हैं। एक मांग क्या कहती है कि जंगली सुअर को वर्मिन घोषित करने की मांग की जाती है। वर्मिन क्या है? दरअसल वर्मिस नाम का एक लैटिन शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और वर्मिन जब किसी भी जानवर को घोषित कर दिया जाएगा तो वर्मिन का मतलब होता है, अमूमन तो ये ऐसे छोटे मोटे कीटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो तिलचट्टा हो गया, चाहे वो दीमक हो गया, इनके लिए जो मानव संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की होगी तो इसमें वर्मिन शब्द इस्तेमाल किया गया है कुछ ऐसे जीव जंतु, शिकारी जंतुओं के लिए जो मानव संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं या हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं। तो ऐसी दशा में उनको अगर वर्मिन घोषित कर दिया जाएगा तो उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, उनका शिकार किया जा सकता है। तो ऐसे में जंगली सुअर को, जो कि जंगली जीव है, इसको वर्मिन घोषित करने की डिमांड की जा रही है वहां के लोगों द्वारा, क्योंकि जंगली सुअर वहां की फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 62 के अनुसार इसकी अनुसूची 2 जो है उसमें सम्मिलित किसी भी जंगली जानवर को किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष राज्य में किसी निश्चित समय के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्मिन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ये केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति होती है। तो इनकी ये डिमांड है कि ये जंगली सुअर को वर्मिन की श्रेणी में सम्मिलित कर ले। अगर वर्मिन की श्रेणी में इसको सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ऐसी दशा में क्या होगा, उसका शिकार किया जा सकता है। उसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो सुरक्षा मिल रही थी उसका शिकार ना किया जा रहा था अभी तक, वो अब किया जाएगा जब ये वर्मिन श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल अनुसूची 2 में जो भी जीव जंतु हैं उनका शिकार नहीं किया जा सकता है, उनको इस सूची में सम्मिलित होने के कारण एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है। ये बात हुई। तो उनकी मांग है, पहली मांग तो यह है कि इनको वर्मिन की श्रेणी में सुअरों को सम्मिलित कर लिया जाए जो जंगली सुअर है। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग आपने यहां देखा कि शिकार की धारा में संशोधन करने की मांग। अब कौन सी धारा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की धारा 11 जो है उसमें जंगली जानवरों के शिकार को रेगुलेट करने का प्रोविजन है, अर्थात उसको नियंत्रित करने का प्रोविजन है। क्या है? तो धारा 11 जो है उसका सेक्शन 1A वो कहता है कि किसी राज्य का जो मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, उसके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। क्या विशेषाधिकार है? तो जो अनुसूची 1 है इसमें विभिन्न जो अनुसूचियां दी गई हैं उसमें अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग जानवरों को कैटेगराइज किया गया है। तो इसकी जो अनुसूची 1 है
उसमें जो जंगली जानवर हैं, विशेष रूप से जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, उसकी बात की गई है। अगर वो स्तनधारी जीव जो अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं, अगर वो मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं, पहली कंडीशन, अगर वो विकलांग हो जाते हैं या किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय में उनके ठीक होने की संभावना नहीं है, दूसरी कंडीशन, या उनको ट्रैंकुलाइज करने के बाद, बेहोश करने के बाद भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, पकड़ने के बाद भी वो शांत नहीं हो पा रहे हैं, उनको स्थानांतरित करने में समस्या हो रही है, तो ऐसी दशा में इस अधिकारी को CWLW अर्थात जो मुख्य वन्य जीव वार्डन है, इनको यह अधिकार होगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार होगा कि वो अपने विवेक के आधार पर इन सारी कंडीशनों पर अगर कोई जीव जंतु ऐसी दशा में पाया जाता है तो उसको मारने का आदेश देने की शक्ति रखते हैं। अब अभी तक ये जो अधिकारी हैं ये प्रदेश में सेंट्रल के हैं। अब ऐसी दशा में जो केरल की सरकार है उसकी क्या डिमांड है, सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया उसमें यह मांग की गई कि धारा 1A में जो संशोधन है वो किया जाए और संशोधन के तहत जो अधिकार CWLW को प्राप्त है वही अधिकार चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट अर्थात CCF नाम का जो पद है, CCF, इस अधिकारी को प्रदान कर दिया जाए। और केरल राज्य में जो 5 क्षेत्र बटे हैं उन 5 क्षेत्रों में एक एक CCF की नियुक्ति मौजूदा समय में है। ऐसी दशा में क्या होगा, जब यही सारे पावर्स जब CCF को मिल जाएंगे तो स्थानीय स्तर पर अगर कोई जीव जंतु स्थानीय संपदा को नुकसान पहुंचाता है, स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर इसका त्वरित निदान कर सकेगा और जंगली जानवरों से जो निपटने की प्रक्रिया है वो सरल बन सकेगी, साथ ही समय पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा। इसलिए ये मांग केरल के लोगों द्वारा की जा रही है। अब देखिए, अब एक नजर हम डालते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर। ये तो था अभी तक का मामला। तो बेसिकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो जंगली जानवर हो गए, पौधे हो गए, उनकी विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको उनके आवासों को प्रबंधित करने के लिए अपनाई गई एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें जो उत्पादों का व्यापार होता है, विशेष रूप से इनका जो अवैध व्यापार होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे उसको विनियमित किया जाए, इसके लिए एक कानूनी ढांचा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रदान करता है। साथ ही जो साइट्स है, साइट्स अर्थात जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके व्यापार को लेके जो एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था उसमें भारत के प्रवेश को इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने सरल बनाया। साथ ही इस अधिनियम में मूल रूप से अगर हम बात करें, जब यह बना था तब इसमें 6 अनुसूचियां दी गई थी और इन 6 अनुसूचियों में अलग अलग जीव जंतुओं वनस्पतियों को कैटेगराइज किया गया था। अलग अलग तरह से वन्य जीवों की सुरक्षा का उसमें प्रोविजन किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो वन्यजीव अधिनियम हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है वो हमारे संविधान में क्या हुए, तो देखिए सबसे पहले अगर देखें आप तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसमें ही ये बात कही गई कि वन एवं वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण पहले जो राज्य सूची में होता था उसको अब यहां पर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 51A(G) में इसको मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए यह बात कही गई है कि वनों और वन्य जीवों सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा और उसमें सुधार का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाया गया मूल कर्तव्यों के तहत। अनुच्छेद 48A में कहा गया नीति निर्देशक तत्वों के तहत कि जो राज्य है पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये प्रोविजन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय संविधान में भी किए गए हैं, वन्य जीव अधिनियम के दिशा में ये प्रयास किए गए हैं। इसके तहत कुछ निकाय भी गठित किए गए। कौन कौन से निकाय हैं एक नजर आप डाल लें, जैसे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, राज्य वन्य जीव बोर्ड है, केंद्रीय जैविक उद्यान चिड़ियाघर प्राधिकरण है, केंद्रीय जैविक उद्यान चिड़ियाघर प्राधिकरण जो सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है। इसके अलावा अधिनियम के तहत कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं, तो 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो संरक्षित होते हैं। कौन कौन से हैं, तो जितने अभयारण्य होंगे, राष्ट्रीय उद्यान होंगे, संरक्षण रिजर्व होंगे या सामुदायिक रिजर्व होंगे और टाइगर रिजर्व होंगे, ये इसके अंतर्गत संरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, देखिए संशोधन कई हुए, संशोधन 1991 में भी हुआ, 2002 में हुआ, 2006 में हुआ और 2002 में हाल ही में एक संशोधन हुआ। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में हुआ रिसेंटली। और इसमें क्या हुआ, इसमें संशोधन के तहत
जो मुख्य बात थी, जो 6 अनुसूचियां आपको मूल रूप से बताई गई थी, इसमें उन अनुसूचियों की संख्या को कम करके और 4 कर दिया गया। पहला तो यह परिवर्तन हुआ, और इसमें कानून के तहत जो संरक्षित प्रजातियां हैं उनको बढ़ाने और साइट्स को लागू करने का प्रस्ताव भी दिया गया। साथ ही धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग को इस अधिनियम के में संशोधन अधिनियम के तहत परमिशन दे दी गई। तो ये इस संदर्भ में कुछ जानकारी थी जो आपके साथ साझा की गई। अब चलते हैं आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आपके सिर है, आपको इसका जवाब देना है। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 AG, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।